नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में आंधी बारिश के साथ वज्रपात, 2 की मौत, घंटों गुल रही बिजली। बता दें कि रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में गुरुवार की दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इस दौरान दर्जनों पेड़ गिर गए, कई जगहों पर ठनका भी गिरा। रांची में बिजली के पोल और पेड़ गिरने से आधा शहर अंधेरे में डूबा रहा। रांची में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली। मौसम में परिवर्तन होने और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने व वज्रपात के कारण गुरुवार को दोपहर बाद आंधी से रांची में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए। वज्रपात से कई ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। होटल रेडिसन ब्लू के पास पेड़ गिरने से एक कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। करीब 2 घंटे तक पूरा शहर अंधेरे में रहा। बारिश के कारण रांची का तापमान 3 डिग्री गिर गया। बारिश के बाद अधिकतम तापमान लुढ़क कर 30.8 डिग्री तक पहुंच गया। तापमान गिरने से ठंड का एहसास होने लगा। पूरी रात ठंडी हवा चलती रही। झारखंड में 19.46 लाख घरों तक नल से पहुंचा जल, सदन में बोले मंत्री मिथिलेश ठाकुर। बता दें कि झारखंड विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष के बहिष्कार के बीच पेयजल व स्वच्छता विभाग का 4,372 करोड़ के अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हुई। सरकार की ओर से जवाब देते हुए विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राज्य के 19.46 लाख घरों तक नल का जल पहुँचाया गया है। साल 2024 तक राज्य सरकार निर्धारित लक्ष्य 61.18 लाख घरों तक नल का जल पहुँचा देगी। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में झारखंड के जल स्रोत कमजोर है। 6-7 नदियां हैं जिसमें सालों भर पानी रहता है। झारखंड भूगर्भ जल पर निर्भर है। इसके बाद भी सरकार का लगातार प्रयास है कि हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले मात्र 4% घरों तक नल से जल पहुंचा था। अब 32% से ज्यादा घरों में नल का जल पहुंच रहा है। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सभी पेयजल योजनाओं की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी कराई जाती है। काम पूरा होने पर एजेंसी से जाँच कराई जाती है। जो योजनाएं पूरी हुई है उसकी देखरेख का जिम्मा संबंधित एजेंसी को दिया गया है। मंत्री ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि पेयजल को लेकर जो भी समस्या बताई है उसे दूर किया जाएगा। झारखंड बजट सत्र, डॉक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भीड़, सरजू बनना, जमकर हुई बहस। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के नियम विरुद्ध की जा रही ट्रांसफर पोस्टिंग पर विधानसभा में विधायक सरजू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को घेरा और चुनौती देते हुए कहा कि उनके पास पर्याप्त प्रमाण है, जिसमें मंत्री ने तबादलों की फाइल में मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी नहीं लिया है। सरजू राय ने कहा कि झारखंड सरकार की कार्यपालिका नियमावली के नियम 22 के 3 और 4 के अनुसार साल में एक बार विभागीय स्थापना समिति द्वारा तय मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार पदाधिकारियों स्थानांतरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में 100 से अधिक डॉक्टरों का स्थानांतरण, पदस्थापन व प्रतिनियुक्ति में नियमावली का उल्लंघन किया गया है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ऐसा नहीं है, पुरानी परंपरा के अनुसार ही स्थानांतरण, पदस्थापन किया गया है। उन्होंने कहा कि वरीय सदस्य सरजू राय भी खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं। आज वह जिनकी दुहाई दे रहे हैं उन्होंने भी यही उल्लंघन किया है। झारखंड के 10 में से 1 महिला डिप्रेशन का शिकार, पुरुष भी अवसाद की गिरफ्त में। बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स ने झारखंड के 10 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य व लिंग निर्धारित हिस्सा का कार्यशाला का आयोजन किया। रांची, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, सरायकेला, दुमका, सिमडेगा व खूंटी में सर्वे कराया गया। इसमें पाया गया कि झारखंड में कोरोना से प्रभावित लोगों व परिजनों में अवसाद सबसे ज्यादा है। सर्वे के दौरान WEHP टीम स्वास्थ्य से संबंधित स्क्रीनिंग टूल के जरिए 1.5 लाख लोगों तक पहुंची। सर्वे में शामिल 10 में से 1 महिला और 14 में से 1 पुरुष मानसिक समस्याओं से ग्रसित मिले। गिरिनियों में मानसिक स्वास्थ्य के मामले सबसे अधिक मिले। शहरी में 11 व्यक्तियों में 1 और ग्रामीण क्षेत्र में 14 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त पाया गया। वर्ल्ड पार्टनर्स की कंट्री हेड प्राची शुक्ला ने बताया कि कोविड-19 के बाद सभी लोगों के जीवन में बदलाव आया है। असंख्य लोगों की जान जाने, नौकरी छूटने, वित्तीय असुरक्षा और दिनचर्या एवं सामाजिक संबंधों को खो देने के कारण अक्सर मानसिक व शारीरिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। दूध के लिए ट्रिपल मर्डर करने वाले RPF जवान को फांसी की सजा, मां बाप और गर्भवती बेटी की हुई थी मौत। बरकाकाना के चर्चित तीसरे हत्याकांड के दोषी RPF जवान को ADJ प्रथम शेखनाथ सिंह की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने पवन को धारा 302 के तहत फांसी सुनाई। इसके तहत धारा 307 में 10 साल का कारावास और आर्म्स एक्ट में 7 साल कारावास की सजा के साथ दोनों ही धाराओं में 10-10 हजार जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर पवन को 1-1 साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। बता दें कि बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में RPF जवान पवन कुमार सिंह ने रेलकर्मी अशोक राम के घर में घुसकर परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी थी। घटना 17 अगस्त 2019 रात लगभग 8:15 बजे की थी। गोली लगने से 55 वर्षीय अशोक राम, 50 वर्षीय उनकी पत्नी लीला देवी व 32 वर्षीय गर्भवती बेटी वर्षा देवी उर्फ मीना देवी की मौत हो गई थी, जबकि 25 वर्षीय बेटी सुमन देवी और 24 वर्षीय बेटा संजय राम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ट्रिपल मर्डर की घटना से पूरा देश दहल उठा था। गांधी मैदान रेलवे कॉलोनी में RPF जवान ने एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें 3 लोगों को मौत हो गई थी।
5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। आईडी बम लगाने का एक्सपर्ट है नक्सली, कई घटनाओं में निभाई है अहम भूमिका। बता दें कि आईडी बम लगाने में माहिर 5 लाख का इनामी नक्सली लातेहार पुलिस के हाथ लगा है। भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के करीबी जोनल कमांडर शीतल मोची उर्फ शीतल राम उर्फ शीतल रविदास की गिरफ्तारी की गई है। शीतल मोची पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपए इनाम घोषित है। शीतल मोची भाकपा माओवादी के आईडी एक्सपर्ट था, जो कई जंगलों में बम लगाने का कार्य करता था, जिससे कई सुरक्षा बल व ग्रामीण इसकी चपेट में आ चुके हैं। शीतल मोची मूल रूप से बालूमा थाना क्षेत्र के हुंड्रा टंड का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 7.65 mm के लोड देसी पिस्टल, 7.65 mm के 5 जिंदा कारतूस, AK-47 के 20 राउंड जिंदा गोली व लेवी के 10,000 रुपए नकद बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि लातेहार पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा, CRPF के संयुक्त टीम द्वारा लातेहार जिले के अलग अलग क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाई गई, जिसमें कई उपलब्धियां मिली है। झारखंड बजट सत्र, विधानसभा में नियोजन नीति पर बोलेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गतिरोध होगा खत्म। बता दें कि नियोजन नीति और 1932 के खতিয়াन पर विधानसभा में पिछले 4 दिनों से जारी गतिरोध के बाद आज मुख्यमंत्री सदन में अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री आज सदन में नियोजन नीति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। विपक्ष पिछले 4 दिनों से इसकी मांग कर रहा है। सोमवार को शुरू बजट सत्र के दूसरे चरण में बीजेपी और राजसू विधायक लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में 1932 खতিয়াन और नियोजन नीति पर 60-40 फॉर्मूले पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करे। इस मुद्दे को लेकर सदन में कई बार पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार भी हुई है। बीजेपी के विधायक सदन में 60-40 नए चलते और 1932 का क्या हुआ लिखा हुआ टी-शर्ट पहनकर सदन में आ चुके हैं, बेल में जाकर हंगामा कर चुके हैं। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2022 को झारखंड की हेमंत सरकार 1932 के खতিয়াन के आधार पर झारखंड की नागरिकता आधारित करने वाला विधेयक लाई थी। इसे विधानसभा से पारित भी करा लिया गया, लेकिन राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस लौटा दिया था। 23 मार्च को गडकरी का झारखंड दौरा, 5,000 करोड़ के सड़क परियोजनाओं को मिलेगी सौगात। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी झारखंड को 5,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री 23 मार्च को झारखंड आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नितिन गडकरी उस दिन रांची जमशेदपुर के बीच 4,468 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के अलावा कई अन्य सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के झारखंड कार्यालय की ओर से परियोजनाओं की सूची तैयार की गई है। झारखंड NH विंग ने अलग से भी सड़क परियोजनाओं की सूची जारी की है, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रांची बोकारो के बीच 2,222 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 60 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर जमशेदपुर महुलिया सेक्शन की उद्घाटन भी केंद्रीय मंत्री करेंगे। गौरतलब है कि झारखंड में केंद्रीय मंत्री के दौरे की तैयारी शुरू हो गई है। कई सांसदों और विधायकों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। 1 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य। बता दें कि 1 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी होगा। झारखंड सचिवालय सहित राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में 1 अप्रैल 2023 से बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जाता है कि सरकारी कार्य में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए एक काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से पहले भी ये व्यवस्था लागू थी, लेकिन कोविड के समय संक्रमण की आशंका से बचने के खातिर ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। अगले आदेश तक कर्मचारियों ने दैनिक उपस्थिति पंजी में मैनुअल तरीके से हाजिरी लगाई। 10 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य विभाग ने मंतव्य दिया कि चूंकि अब झारखंड में कोविड केस की संख्या नगण्य है, इसलिए ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के मंतव्य के बाद सरकार ने काफी विचार विमर्श किया और आखिरकार कार्मिक विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी। गौरतलब है कि साल 2015 में बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमावली का गठन किया गया था। सीबीआई जांच की संभावना, वीरेंद्र राम मामले में हाईकोर्ट को जल्द स्टेटस रिपोर्ट दे सकती है ईडी। 17 राजनेताओं व ब्यूरोक्रेट्स की बढ़ेगी परेशानी। दरअसल बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण कार्य विभाग सरायकेला खरसावा का तत्कालीन जूनियर इंजीनियर के जमशेदपुर स्थित आवास से मिले करीब 2.5 करोड़ कैश मामले में बुधवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम मामले में स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने वीरेंद्र राम मामले में स्टेटस रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम मामले में ईडी यह उल्लेख करने जा रहा है कि वीरेंद्र राम टेंडर के कमीशन में किन किन लोगों तक राशि पहुंचाएं, टेंडर कमीशन के खेल में किन किन ब्यूरोक्रेट्स व राजनेताओं की सहभागिता थी। ईडी की अब तक जांच में यह बात सामने आई है कि वीरेंद्र राम ने 17 ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं तक कमीशन पहुंचाई। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।